गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 4th केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। ठीक है स्टूडेंट, रासायनिक बलगतिकी यूनिट 4th है 12th में, पार्ट 1st, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स या केमिकल डायनेमिक्स या रासायनिक बलगति की परिभाषा क्या है। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग तथा अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक और क्रियाविधि का, अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। अभिक्रिया का वेग, उनको प्रभावित करने वाले कारक तथा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे केमिकल काइनेटिक्स या केमिकल डायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अभिक्रिया जो है वो 3 प्रकार की बताई है यहाँ पर केमिकल डायनेमिक्स में। एक होती है आयनिक अभिक्रिया, एक होती है मंद अभिक्रिया और एक होती है आणविक अभिक्रिया। केमिकल डायनेमिक्स में आयनिक अभिक्रियाएं हमेशा आयनों के मध्य होती हैं और बहुत ही तीव्रता के साथ घटित होती हैं और इसको होने में 10 की घात -8 सेकंड का समय लगता है। जैसे NaOH प्लस में HCl अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, तो ये लवण और प्लस में जल बनेगा। या आयन की अभिक्रिया जैसे NaCl प्लस में सिल्वर नाइट्रेट, तो ये बनेगा NaNO3 और प्लस में AgCl। तो ये आयनिक अभिक्रिया Na+ OH नेगेटिव H+, Cl नेगेटिव Na+, Cl नेगेटिव Ag+, NO3 नेगेटिव। तो आयनों की अभिक्रियाएं हैं, बहुत तेज गति से होती हैं, इनको संपन्न होने में 10 की घात -8 सेकंड का समय लगता है। मंद अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनको संपन्न होने में 1 महीना लग जाए, हफ्ता लग जाए, साल लग जाए, महीनों लग जाए, उन्हें मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना बहुत ही धीमा प्रक्रम है। जंग लगना या अचार में फंगस होना, बहुत ही, अचार में फंगस एकदम नहीं आता, बहुत ही धीमा प्रक्रम है, महीने लग जाते हैं, हफ्तों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। आणविक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जो आयनिक अभिक्रियाओं से, जिनका रेट ऑफ रिएक्शन आयनिक अभिक्रियाओं से तो कम हो लेकिन मंद अभिक्रियाओं से तेज हो, जिनकी स्पीड आयनिक अभिक्रिया से कम हो और मंद अभिक्रिया से ज़्यादा हो, उन्हें आणविक अभिक्रिया कहते हैं और इनमें अणु भाग लेते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस में एथिल अल्कोहल C2H5OH, तो यहाँ से ये आएगा OH, यहाँ से आएगा H, जल निकल गया और एस्टर बन गया CH3COO C2H5 प्लस में जल। ठीक है, O नेगेटिव H+ OH माइनस, OH और H+ माइनस को प्लस ले गया और O नेगेटिव CO+ पर जुड़ जाएगा तो एस्टर बन गया ये। तो ये इसमें अणु भाग ले रहे हैं, तो ये आणविक अभिक्रिया है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आता है अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट, किसी अभिक्रिया में इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इकाई सांद्रता में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, ये कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है, सांद्रता की यूनिट होती है मोल पर लीटर और समय की होती है सेकंड। ठीक है, तो मोल पर लीटर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये अभिक्रिया के वेग की क्या है, यूनिट है। तो जैसे कि हम यहाँ पर सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचें
तो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, समय के साथ घटती है क्योंकि अभिकारक यूज होगा, उत्पाद बनेगा, और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। समय जैसे जैसे बढ़ेगा तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी और अभिकारक की सांद्रता घटेगी। ठीक है स्टूडेंट, अभिकारक के अणुओं की सांद्रता कम होती है क्योंकि उत्पाद में कन्वर्ट होते हैं और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। ठीक है स्टूडेंट, ये सांद्रता और समय के बीच में क्या है, सांद्रता और समय के बीच में एक ग्राफ है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करें कि अभिक्रिया का वेग और समय में क्या संबंध है, तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग ले लेते हैं, अभिक्रिया का वेग और ये समय है। तो ये ग्राफ इस प्रकार से आता है, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग घटता है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। और हम ये जानते हैं जैसे ये A प्लस में B बनाते हैं C प्लस D, तो अभिकारक की सांद्रता घटेगी और उत्पाद की बढ़ेगी। तो अभिक्रिया का वेग जो होता है वो इसकी सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार। तो इनकी सांद्रता तो घट रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, घटेगा। अभिक्रिया का वेग भी घटेगा क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घट के उत्पाद में कन्वर्ट हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है और इसकी सांद्रता समय के साथ घटती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी घटता है। तो ये अभिक्रिया का वेग और समय के बीच में संबंध है। समय जैसे जैसे बढ़ेगा अभिक्रिया का वेग भी घटेगा अभिकारक के संदर्भ में। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको अभिकारक के संदर्भ में लिखें तो कैसे लिखेंगे, या हम दूसरी बात आती है कि अभिक्रिया वेग के प्रकार। अभिक्रिया वेग के प्रकार, तो अभिक्रिया वेग के 3 प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। एक होता है औसत अभिक्रिया वेग, औसत अभिक्रिया वेग, और दूसरा होता है तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। औसत अभिक्रिया वेग और दूसरा तात्क्षणिक वेग। औसत अभिक्रिया वेग इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला कुल परिवर्तन औसत अभिक्रिया वेग या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला कुल परिवर्तन। अभिकारक औसत अभिक्रिया वेग अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला कुल परिवर्तन, कुल चेंज बटे परिवर्तन में लगा समय, इसे कहते हैं औसत अभिक्रिया वेग। ठीक है, अभिकारक के संदर्भ में औसत अभिक्रिया वेग को माइनस में और उत्पाद के संदर्भ में औसत अभिक्रिया वेग को प्लस में शो करते हैं, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटती है तो इसलिए माइनस में शो करेंगे औसत अभिक्रिया वेग को, और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है तो इसलिए इसको प्लस से शो करेंगे। जैसे एक रिएक्शन है A प्लस में 2B इज इक्वल टू 3C प्लस में 4D, इसके लिए औसत अभिक्रिया वेग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये अभिकारक हैं तो इनको माइनस में शो करेंगे, माइनस डेल्टा। डेल्टा क्या है, परिवर्तन है, एक ही सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, सांद्रता को व्यक्त करता है ये ब्रैकेट और डेल्टा T। ठीक है, अणुओं की संख्या को बटे में लेंगे और ये भी अभिकारक है तो माइनस में अणुओं की संख्या को बटे में लेंगे, 2 है तो 1/2 कर देंगे, नीचे ले आएंगे इसको, और B की सांद्रता माइनस 1/2 डेल्टा B की सांद्रता अपॉन डेल्टा T। ये उत्पाद है तो इसको प्लस में शो करेंगे, प्लस अणुओं की संख्या को नीचे ले लेंगे, प्लस 1/3 डेल्टा C की सांद्रता अपॉन डेल्टा T। डेल्टा परिवर्तन को शो कर रहा है, C की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, और प्लस ये दोनों अभी का उत्पाद हैं तो इनके लिए प्लस साइन आएगा, और अणुओं की संख्या को बटे में लिखेंगे। डेल्टा परिवर्तन को शो कर रहा है औसत अभिक्रिया वेग, D की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, ये औसत अभिक्रिया वेग का फॉर्मूला है। ठीक है, डेल्टा औसत अभिक्रिया के लिए डेल्टा और तात्क्षणिक के लिए D शो करते हैं, D से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये है। अब इनका ग्राफ कैसे आएगा, अभिकारक और उत्पाद के संदर्भ में, अभिकारक और उत्पाद के संदर्भ में इनको ग्राफली कैसे इंडिकेट करेंगे, जैसे यहाँ अभिकारक के संदर्भ में ले, यहाँ भी औसत अभिक्रिया वेग
औसत अभिक्रिया वेग। तो अभिकारक की अभिक्रिया का वेग घटता है, ये समय के साथ मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर जैसे मान लो इसकी सांद्रता C1 है और यहाँ हो गई C2। ये T1 टाइम पे सांद्रता C1 और T2 टाइम पे सांद्रता C2। तो औसत अभिक्रिया वेग जो होगा ये तो है अभिकारक के संदर्भ में और ये है उत्पाद के संदर्भ में बढ़ेगा। ये जैसे T1 टाइम पर C1 है उत्पाद की सांद्रता और T2 टाइम पर C2 है, ये उत्पाद के संदर्भ में है क्योंकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है और अभिकारक की सांद्रता घट रही है किस समय के साथ। यहाँ समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, ठीक है। तो औसत अभिक्रिया वेग क्या होगा, पहले C1 थी, लास्ट में क्या हो गई C2, तो अंतिम में से घटाओ C2 माइनस C1 बराबर T2 माइनस T1, ये औसत अभिक्रिया वेग है अभिकारक के संदर्भ में। अंतिम में से प्रारंभ को घटा दो, ठीक है। ऐसे ही इसके संदर्भ में C1 प्रारंभिक था और C2 हो गया अंतिम, ठीक है। तो C2 माइनस C1 बटे में T2 माइनस T1, ये उत्पाद के संदर्भ में प्लस में आएगा और अभिकारक के संदर्भ में ये आएगा माइनस में, ठीक है। क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घट रही है तो माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है तो प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से शो करते हैं, ये औसत अभिक्रिया वेग है। हम बात करते हैं तात्क्षणिक वेग को, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में अनंत सूक्ष्म समय अंतराल में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन। तात्क्षणिक वेग अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, जो अनंत सूक्ष्म अंतराल में होता है, बहुत वेरिस यानी एक क्षण विशेष में होने वाला परिवर्तन। अभिकारक या सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में किसी क्षण विशेष सेकंड में होने वाला परिवर्तन उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है और इसको D से व्यक्त करते हैं। जैसे मान लो एक अभिक्रिया है, जैसे मान लो ये A प्लस में 2B इक्वल टू 3C प्लस में 4D, इसके लिए तात्क्षणिक वेग क्या होगा, तो तात्क्षणिक वेग अभिकारक के लिए माइनस, उत्पाद के लिए प्लस साइन यूज करेंगे। तो माइनस DA की सांद्रता स्मॉल d से इंडिकेट करेंगे और dt वहाँ पर डेल्टा से शो किया था, यहाँ स्मॉल d से बराबर माइनस अणुओं की संख्या को बटे में ले जाएंगे और माइनस अभिकारक के लिए माइनस का साइन यूज करेंगे क्योंकि सांद्रता घटती है। माइनस 1/2 dB की सांद्रता अपॉन dt, ऐसे ही प्लस 1/3 DC की सांद्रता अपॉन dt बराबर प्लस 1/4 अणुओं की संख्या को बटे में ले आएंगे dd की सांद्रता अपॉन dt, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही N1A प्लस में N2B इक्वल टू M1C प्लस में M2D के लिए तात्क्षणिक वेग बराबर अभिकारक के लिए माइनस साइन यूज करेंगे तो अणुओं की संख्या को बटे में ले आएंगे, DA की सांद्रता अपॉन dt बराबर माइनस 1/N2, DB की सांद्रता अपॉन dt बराबर प्लस 1/M1, DC की सांद्रता अपॉन dt बराबर प्लस, उत्पाद के संदर्भ में प्लस साइन यूज करेंगे, 1/M2 अणुओं की संख्या को बटे में ले जाएंगे, dd की सांद्रता dd की सांद्रता अपॉन dt, ये तात्क्षणिक वेग है। और तात्क्षणिक वेग जो होता है इसको ग्राफली कैसे शो करते हैं, ग्राफली कैसे शो करेंगे, जैसे ये है y अक्ष पर सांद्रता, अनंत सूक्ष्म सांद्रता में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन जो कि अनंत सूक्ष्म समय अंतराल में होता है। जैसे ये अभिकारक के संदर्भ में है, तो जैसे यहाँ पर सांद्रता के संगत बिंदु हमने ले लिया, ये B संगत बिंदु है सांद्रता के, इस संगत बिंदु B पर हम स्पर्श रेखा डाल लेंगे, ये हमने स्पर्श रेखा डाल दी।
तो इस स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा tan थीटा, स्पर्श रेखा का जो ढाल है tan थीटा, ये tan थीटा ढाल ये जो है उसका ताक्षणिक वेग शो करता है। और ये क्या होता है, ये होता है लंब बटे आधार, यानी कि dc अपॉन dt, यानी कि अभिकारक की सांद्रता में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन बहुत वेरी लेस चेंज, वेरी लेस, बहुत कम परिवर्तन हो रहा है और बहुत ही कम समय अंतराल में होने वाला बहुत कम परिवर्तन लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा dc अपॉन dt। ठीक है, ऐसे ही अगर हम उत्पाद के संदर्भ में लें, ग्राफली कैसे शो करेंगे ताक्षणिक वेग को, तो बता दिया उत्पाद के संदर्भ में सांद्रता बढ़ती है समय के साथ, इस प्रकार से आएगा। तो हमने मान लो सांद्रता के संगत बिंदु ले लिया हमने, ये B, इसके हमने स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा ये, मान लो ये ढाल है स्पर्श रेखा का, ढाल क्या होता है, ढाल होता है tan थीटा, और tan थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी कि ये सांद्रता है, इस सांद्रता में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन जो कि अनंत सूक्ष्म समय अंतराल पर होता है dt पर, तो ये हो जाएगा dc अपॉन dt। ये उत्पाद के संदर्भ में है ताक्षणिक वेग, और ये अभिकारक के संदर्भ में है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घट रही है, समय की सांद्रता समय के साथ घट रही है, समय बढ़ रहा है, सांद्रता घट रही है अभिकारक की, और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। तो ये ताक्षणिक वेग है अभिकारक और उत्पाद के संदर्भ में। ठीक है, ग्राफली शो किया है इसको। अब उसके बाद ये ताक्षणिक वेग हो गया। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, एक कोई निम्न रिएक्शन दे रखी है, एक रिएक्शन दे रखी है, एक मिनट स्टूडेंट, एक रिएक्शन दे रखी है A प्लस में 2B इज इक्वल टू 3C। तो A के नष्ट होने का वेग दे रखा है, A के विलुप्त होने का, विलुप्त होने का वेग दे रखा है 10⁻⁻² मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। A के खत्म होने का या यूज्ड होने का वेग दे रखा है 10⁻² मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो B के बनने का वेग और C के विलुप्त होने का वेग, ये नष्ट होगा, और C के बनने का वेग ज्ञात करो। तो B के विलुप्त होने का वेग, विलुप्त होने का वेग A के विलुप्त होने का दुगना है, A के विलुप्त होने का क्या है, दुगना है, और A के विलुप्त होने का वेग क्या है, 10⁻² दोगुना। तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 10⁻² मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही C के बनने का वेग, C के फॉर्मेशन का रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C बनने का वेग, ये 3 गुना हो गया A के विलुप्त होने से, 3 गुना में A के विलुप्त होने का वेग 3 गुना में, और A के विलुप्त होने का वेग कितना है 10⁻² मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे शो करते हैं। हम बात करेंगे, ये तो हो गया इसका अभिक्रिया का वेग। हम बात करते हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक है अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता मैंने बता दी, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता अधिक होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा, और इसकी सांद्रता कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। जैसे बारिशों के दिन में लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाती है, क्योंकि उस समय वातावरण में नमी ज़्यादा होती है, यानी कि अभिकारक ज़्यादा होता है, जिससे रिएक्शन ज़्यादा होती है। क्योंकि अभिक्रिया का वेग द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता बढ़ती है अभिकारक की तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और घटती है तो घटता है। दूसरा होता है अभिकारक की प्रकृति। यदि अभिकारक में
बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, क्योंकि बंध को तोड़ने में समय ज़्यादा लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। जैसे ये है मेथेन, इसका ऑक्सीकरण करें तो हाइड्रोकार्बन का हमेशा ऑक्सीकरण करेंगे तो CO2 और जल बनेगा ही बनेगा, ये तो होता ही है इसका, इसको ऑक्सीजन जलाते हैं हाइड्रोकार्बन को। एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका भी ऑक्सीकरण करें, इसका भी ऑक्सीकरण करें तो यहाँ पर बनेगा CO2, यहाँ बनेगा NO2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाली रिएक्शन तो सबसे स्लो होगी, बहुत, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्डों को टूटने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बंधों की संख्या ज़्यादा है। उसके बाद ये सबसे स्लो होगी। उसके बाद इनमें से कौन सी पहले होगी? जैसे ये 14वें वर्ग का है और ये 16वें वर्ग का है, ये 15वें वर्ग का है और ये 16वें वर्ग का है, तो दो परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर ज़्यादा होगा तो बंध सामर्थ्य ज़्यादा होगी। दो परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड ज़्यादा पक्का बनेगा। तो ये 14 वर्ग का, ये 16, तो बंध सामर्थ्य में विद्युत ऋणता में अंतर ज़्यादा हो गया, गैप ज़्यादा हो गया ना, 14, 15, 16, यहाँ पर 15 के बाद 16, तो दो परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर क्या है? ज़्यादा है, तो बंध सामर्थ्य ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ये इसको होने में बहुत कम समय लगेगा, सबसे कम समय इसको लगेगा, फिर उसके बाद ये होगा जल्दी और सबसे जल्दी ये होगा, क्योंकि यहाँ विद्युत ऋणता का अंतर क्या है? कम है, तो बॉन्ड कच्चा है, इसके कंपैरिजन में बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड कच्चा होगा, तो ये रिएक्शन जल्दी होगी सबसे पहले। तीसरी रिएक्शन सबसे जल्दी होगी, फिर दूसरी होगी और तीसरी, फिर होगी दूसरी जल्दी, फिर होगी सबसे लास्ट में पहली। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से, यानी कि दो परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर ज़्यादा हो तो बॉन्ड ज़्यादा पक्का होता है, स्ट्रांग होता है, बंध सामर्थ्य ज़्यादा होती है। तो दो परमाणु की विद्युत ऋणता का अंतर ज़्यादा है, ये 14 वर्ग का है, ये 16 वर्ग का है ऑक्सीजन, तो इसको होने में ये जल्दी हो जाएगी, फिर ये होगी और यहाँ 4 बॉन्ड टूटने में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो अभिकारक की प्रकृति हो गई, बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, अभिक्रिया स्लो होगी क्योंकि उस बॉन्ड को टूटने में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आती है जो बात ताप बढ़ाने पर, ये कारक है, तीसरा कारक है, ताप बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा टक्कर करते हैं अणु एक दूसरे से और क्रिया करके उत्पाद में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप बढ़ाएं तो अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना हो जाता है। जैसे 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक K है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक K 25 है, तो ये वेग नियतांकों का, यानी कि प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप के अंतर पर जो वेग नियतांकों का जो अनुपात होता है उसे ताप गुणांक कहते हैं, ताप गुणांक, और इसका मान प्रैक्टिकली निकाला गया है 2 या 3 गुना, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो गया ना वेग नियतांकों का। 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर जो वेग नियतांकों का अनुपात होता है, यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक, मैं समझाऊंगा वेग नियतांक क्या होता है, अगला टॉपिक है आगे, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक, इनका अनुपात ताप गुणांक कहलाता है और ये हो जाता है 2 गुना या 3 गुना। तो ताप बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उसके बाद आता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक हमेशा किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। जैसे यहाँ हम इसको समझें, ये ऊर्जा है y अक्ष पर और यहाँ अभिक्रिया की प्रगति है, अभिक्रिया की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये ऊर्जा है। तो जैसे मान लो यहाँ से अभिकारक क्रिया करना शुरू करता है, अभिकारक, तो ये अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ उत्पाद बन रहा है। तो यहाँ ये जो है ये ऊर्जा अवरोध है, यानी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ेगा, तभी अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होगा। तो यहाँ से यानी कि ये जो है ये तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ऊर्जा अवरोध ज़्यादा है, इसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, यानी वह अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक के अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक हो, उस अतिरिक्त ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो उत्प्रेरक जो है ये तो सक्रिय ऊर्जा, उत्प्रेरक हमेशा अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम करता है, तो सक्रिय ऊर्जा ऊंचाई कम होगी
तो अभिकारक तुरंत उस ऊंचाई पर पहुंचकर उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे दीवार अगर लंबी है, बहुत ऊंची है, तो चढ़ने में दिक्कत आएगी, ज़्यादा से कम अणु लोग उस पर चढ़ पाएंगे। और वही दीवार अगर छोटी हुई तो आसानी से चढ़ना हो जाएगा, चढ़ने की जो दर है आसानी से। जैसे एक स्कूल की दीवारें बहुत छोटी हैं तो बच्चों के भगने की दर बढ़ जाएगी, और उसी दीवार को अगर बहुत ऊंचा कर दिया जाए तो बच्चों के भगने की दर बहुत कम हो जाएगी। तो अगर दीवार बहुत ऊंची है तो अभिक्रिया का वेग बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वो अभिकारक उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं हम। इस ऊंचाई को या ऊर्जा अवरोध को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। और इस सक्रिय ऊर्जा का मान कम करने का कार्य उत्प्रेरक करता है। तो उत्प्रेरक क्या करेगा, इस सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देता है, जिससे अभिकारक के अणु उत्पाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये उत्प्रेरक की उपस्थिति है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो गया, जिससे रेट अभिकारक तुरंत यहाँ पहुँच गए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। और ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा ज़्यादा है तो अभिकारक उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएंगे, और नहीं पहुंच पाएंगे तो प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो हमें ऊंचाई कम करनी है, यानी सक्रिय ऊर्जा का मान कम करना है। अगर सक्रिय ऊर्जा कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि अभिकारक उस ऊंचाई पर आसानी से पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचते ही तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रिय ऊर्जा के मान को या ऊंचाई के मान को कम करने का कार्य करता है। ठीक है, तो उस प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा इतनी हो जाएगी, या हो सकता है इतनी हो जाए और कम हो जाए, जिससे अभिकारक अणु इस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे और उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उत्प्रेरक हमेशा सक्रिय ऊर्जा के मान को कम करता है ताकि अभिकारक के अणु उत्पाद में आसानी से कन्वर्ट हो सके और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सके। ठीक है स्टूडेंट, ये है। उसके बाद हम बात करते हैं अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे ये है एक कोयले का टुकड़ा है, इसको जलने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। जैसे ये 12 सेंटीमीटर का है तो 12 सेंटीमीटर ये, 12 सेंटीमीटर ये, 12 सेंटीमीटर ये, तो इसको जलने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन हम इसको टुकड़े में कन्वर्ट कर दें, इसके टुकड़े कर दें, तो अब ये कितने का हो गया, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6, आसानी से जलने लग जाएगा। और ज़्यादा टुकड़े कर दें, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी कि हम अभिकारक को चूर्ण में बदल दें तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि चूर्ण आसानी, कोयला छोटे छोटे कोयले के छोटे छोटे कण आसानी से जलते हैं, जबकि बड़े बड़े टुकड़े आसानी से नहीं जलते। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है, उसको चूर्णित रूप में कन्वर्ट करने पर, उसका चूर्ण बनाने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे रेट ऑफ पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, उसके सूक्ष्म टुकड़े करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े बहुत आसानी से जलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। उसके बाद आता है माध्यम की प्रकृति। माध्यम की प्रकृति, ध्रुवीय अभिकारक हमेशा ध्रुवीय विलयन में बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। ध्रुवीय अभिकारक ध्रुवीय विलयन में बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और ध्रुवीय अभिकारक अध्रुवीय में रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। ध्रुवीय अभिकारक ध्रुवीय विलयन में बहुत तेजी से रिएक्शन करेंगे और ध्रुवीय अभिकारक अध्रुवीय में बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। इसका उल्टा कर लो, अध्रुवीय अभिकारक अध्रुवीय विलयन में तेजी से रिएक्शन कर देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन अध्रुवीय अभिकारक ध्रुवीय में, ध्रुवीय विलयन में धीमी से अभिक्रिया करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। तो ध्रुवीय हमेशा ध्रुवीय विलयन में तेजी से अभिक्रिया करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। लेकिन ध्रुवीय अध्रुवीय में धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। ऐसे ही अध्रुवीय हमेशा अध्रुवीय में तेज गति से रिएक्शन करेंगे और अध्रुवीय हमेशा ध्रुवीय में धीमी गति से रिएक्शन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। ठीक है, ये है माध्यम की प्रकृति। अब बात करते हैं उसके बाद दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव स्टूडेंट क्या होता है कि गैसीय अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे दो प्रकार की गैसीय अभिक्रिया ले लें हम, N2+ में 3H2
इज रिवर्सिबल इज इक्वल टू NH3। या अभिकारक का एक आयतन, 3 आयतन और यहाँ पर 2 आयतन बन रहे हैं। ये गैसीय अभिक्रिया है, 4 आयतन मिलकर 2 आयतन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब किसी अभिक्रिया, गैसीय अभिक्रिया में उत्पाद का आयतन कम हो और अभिकारक का आयतन ज्यादा हो, उत्पाद का आयतन कम है 2 है, अभिकारक का आयतन ज्यादा है, तो दाब बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। क्योंकि लाशा-कैली नियम के अनुसार दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा की ओर जाएगी जहां आयतन में कमी हो रही हो, जहां आयतन में कमी हो रही हो। तो दाब बढ़ाने पर तो हमेशा किसी चीज पर दाब बढ़ाओ, दाब बढ़ाओ, इसको मैं दबाऊंगा तो आयतन क्या होगा, इसका डस्टर का कम होगा। तो दाब बढ़ाने पर हमेशा क्या होता है, आयतन में कमी होती है। तो इस अभिक्रिया में आप दाब बढ़ाओगे तो यह अभिक्रिया उस दिशा की ओर जाएगी जहां आयतन में क्या हो, कमी हो। तो 4 आयतन था और 2 आयतन में बदल रहा है ये, तो आयतन में कमी हो रही है। तो यानी कि ये 4 आयतन से 2 आयतन में कन्वर्ट होगा। दाब बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, यानी अभिकारक जल्दी से जल्दी उत्पाद में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, अग्र दिशा का, अग्र अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने पर वेग बढ़ेगा, अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। कब? जब अभिकारक की आयतन ज्यादा हो, उत्पाद का कम हो। जस्ट उल्टा करो, उत्पाद अभिकारक का कम है, उत्पाद का आयतन ज्यादा है, PCl3 और Cl2, एक आयतन और एक आयतन यानी 2 आयतन। इससे पहले कितना है ये, 1 आयतन। अब ये गैसीय अभिक्रिया है। अब यहां पर इस अभिक्रिया में उत्पाद का आयतन ज्यादा है, अभिकारक का कम है, तो दाब बढ़ाओ। दाब बढ़ाने पर वेग क्या होगा, घटेगा, क्योंकि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा की ओर जाएगी जहां आयतन में कमी हो रही हो। तो लेफ्ट से राइट जाएगी, राइट से लेफ्ट जाएगी, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाएगी तो आयतन बढ़ रहा है। ये 1 आयतन था, ये 2 आयतन है, आयतन में बढ़ोतरी हो रही है। जबकि दाब बढ़ाने पर क्या होता है, अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जहां आयतन में कमी हो रही होती है। तो आयतन लेफ्ट से राइट जाने पर कम हो रहा है या राइट से लेफ्ट जाने पर कम हो रहा है? तो राइट से लेफ्ट जाओगे तो 2 से 1 में कन्वर्ट होगा, आयतन कम होगा। आयतन क्या होगा, आयतन कम होगा। तो यह अभिक्रिया प्रतिप दिशा की ओर जाएगी, यानी हमें प्रोडक्ट कम मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। जब उत्पाद का आयतन ज्यादा हो अभिकारक से, तो दाब बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा, क्योंकि हमें ये प्रतिप दिशा की ओर जाएगी ना। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा की ओर जाएगी जहां आयतन कम हो रहा होगा। तो यहाँ 2 आयतन है, यहाँ पे 1 और 2, 1 और 1 2, और यहाँ पर 1 ही है। तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, जिससे प्रोडक्ट हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रतिप दिशा में जा रही है अभिक्रिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक थे। ठीक है, उसके बाद ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ जो बात समझाई है वो समझ में आई होंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ नहीं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, मेरे सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूंगा यूनिट 4 का, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।